हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी कराएंगे कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारे साथ अमित कुकरेजा, फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी हैं, और जीएसटी इन्वेस्टमेंट के सीएफपी आदित्य शाह जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और दर्शकों के सवाल हम इस शो में शामिल कर रहे हैं उससे पहले एक ख़ास खबर, इनफैक्ट एक खुश खबरी जो आपको बतानी बेहद ज़रूरी है। मोदी सरकार ने यहाँ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से बड़ी राहत दी है, जो कि हम जानते हैं सबके लिए परेशानी फिलहाल बनी हुई है। सरकार ने महंगाई भत्ता जो है वो 3% बढ़ा दिया है। कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी दी गई है। क्या कुछ खबर के लिहाज से निकल कर आया है, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, महंगाई से राहत देने वाली बहुत ही बढ़िया खबर। जी, काफ़ी अच्छी खबर है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, साथ ही साथ पेंशनर्स के लिए। करीब करीब 47 लाख से भी ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब करीब 68 लाख से भी ज़्यादा जो पेंशनर्स हैं उनको इस फैसले का फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है, और साथ ही साथ जो पेंशनर्स को बेनिफिट मिलेगा जिसको कि डियरनेस रिलीफ कहते हैं, उसमें भी 3% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि अब जो कि मौजूदा क्वांटम है वो करीब 34% का है, 31% का है, वो बढ़कर 34% हो गया है। तो ऐसे समय में जब महंगाई की आलम आप देख रही हैं, हर वस्तुओं की जो कीमतें हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे समय में ये काफ़ी अच्छी खबर है, काफ़ी राहत लेकर आई है। इससे सरकार के खजाने पे करीब 9,544 करोड़ रुपए का जो बोझ है वो आएगा, लेकिन इससे राहत ज़रूर मिलेगी। इन सब के अलावा क्योंकि 7th पे कमीशन का जो फार्मूला है उस फार्मूला को अपनाया गया है, और उसी आधार पे सरकार ने ये फैसला किया है। और ये जो बढ़ी हुई दरें हैं डीए की, वो 1 जनवरी 2022 से मिलेगी। मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव फ़ायदा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको इसका फायदा होगा। तो ऐसे समय में जब महंगाई अपने चरम पे है, कुछ राहत जरूर है, भले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को ही मिले के लिए ही है सिर्फ, लेकिन अच्छी खबर है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए, डिटेल्स हमें देने के लिए। लेकिन ये जो राहत मिल रही है इसको आप कैसे सही प्लानिंग के ज़रिए अपने लिए काम में ला सकते हैं, और किस तरह से जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं इस 3% की बढ़त का फ़ायदा उठा सकते हैं, यही मेरा पहला सवाल होगा हमारे आज के पैनलिस्टों के लिए। और अमित और आदित्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, यहाँ पे देखिए लगभग 47 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स की यहाँ पर बात हो रही है, जहाँ पर 3% का महंगाई भत्ता इनको बढ़ाकर दिया गया है, और ये जनवरी 2022 से अब लागू होगा। तो आपके हाथ में काफ़ी अच्छा खासा पैसा आएगा। जो भी आपके पेंडिंग काम होंगे या जिस भी तरह की लाइबिलिटी होगी आर्थिक तौर पे, वो तो आपको चुका देना बनती ही है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं, भले ही दिवाली में बोनस के तौर पे हो या इस तरह महंगाई भत्ता बढ़ जाने की तरह ही हो, लमसम पैसा जब आपके हाथ में आए, वो भी इस तरह के माहौल में जहाँ पर महंगाई है और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाज़ार में थोड़ी सी अनिश्चितता है, ग्लोबली हम देख रहे हैं इकॉनमीज़ काफ़ी परेशानियों से जूझ रही हैं, हमारे लिए इस लमसम पैसे का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं सही तरीके से? देखिए, बहुत सिंपल है। जब भी पैसा लमसम मोड में आपके हाथ में आए, आपको हमेशा से ज्यादा आपके पास कंटिंजेंट है, इमरजेंसी वापस आऊंगी। कुछ ऑडियो में दिक्कत हो रही है, मेरे ख्याल से आपको रिकनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। तब तक आदित्य, यही सवाल आपसे। मैम, कविता मैम, एक बहुत ही ज़्यादा राहत है कर्मचारियों के लिए। जैसे कि हमने देखा है कि इन्फ्लेशन जो है, चीज़ों की जो महंगाई है वो बढ़ते ही जा रही है दिन ब दिन। तो ये जो 3% की राहत मिली है वो बहुत वेलकम है, और हर एक एम्प्लॉय को अपना एसेट एलोकेशन के हिसाब से इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो बहुत ही ज़्यादा यंग है तो इक्विटी की तरफ इस एलोकेशन को उनको डाल देना चाहिए। अगर वो मिड एज की तरफ हैं तो थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी में पैसे को डाल सकते हैं। इक्विटी में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी डायरेक्ट इक्विटी जैसे भी आप इन्वेस्ट करते हैं वैसे उस तरीके से इन्वेस्ट करें। और अगर आप ओल्डर एज की तरफ है तो इसको डेट प्रोडक्ट्स के अंदर डालिए। तो ये बहुत अच्छी राहत है और इसको आराम से शांति से आपको यूज करना है,
ताकि जो महंगाई है उस महंगाई को आप ना इस साल ही नहीं बट आने वाले सालों में जैसे ही ये डियरनेस बढ़ता जा रहा है वैसे ही आप उसको यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से संभाल के इस पैसे को यूज कीजिए ताकि जो महंगाई है उससे आप थोड़ा सा तो बच सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर महंगाई से बचने की रणनीति तो आपको बनानी ही चाहिए। अमित मेरे साथ वापस से जुड़ गए हैं। अमित, आपकी बात जो आप पहले कह रहे थे उसे आगे बढ़ाते हुए मैं चाहती हूँ कि क्योंकि पेंशनर्स को भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है तो उनके लिए भी किस तरह की प्लानिंग की जाए ये बता दें। देखिए, जो पैसा आपके पास इन हैंड रिसीव होता है उसको आप बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रेमाइस के हिसाब से लगाइए। मतलब आपका जो कंटिजेंसी फंड नहीं है उसमें उसको डिप्लॉय कीजिए। अगर इंश्योरेंस फ्रेमवर्क नहीं है तो आप इंश्योरेंस प्लान्स बाय कीजिए, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए। और अगर आपको इन हैंड नहीं मिल रहा, एडजस्टमेंट्स मिल रहा है टू बीट इन्फ्लेशन, तो आप उसको अपने, जैसे आदित्य ने बोला, एसेट एलोकेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए रखिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट सबसे स्ट्रांग होता है। उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए और वो कौन से फाइनेंशियल गोल से अटैच्ड है, उस इन्वेस्टमेंट को उस गोल से मैप करके आप उसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बना के रखिए। ये बहुत खूबसूरती से बताया गया कि कैसे आपको जो एक्स्ट्रा पैसे हाथ में मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे आपके पैसे आपको कमा कर दे सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको एक सही रणनीति की ज़रूरत होती है। और अगर आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या अगर आप एक पेंशनर है जिसको इस महंगाई भत्ते से फ़ायदा मिल रहा है, आप चाहते हैं कि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का। व्हाट्सएप नंबर अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम अब देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। लेकिन अगर आप भी ऐसे दर्शक हैं हमारे जिन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, यानी आप अपने निवेश की जो बागडोर है अपने हाथ में लेना चाहते हैं और हमसे गाइडेंस चाहते हैं, तो आपको अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर देना है। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर आप हमें सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना सवाल वीडियो की तरह शूट करके वो जो वीडियो है इस नंबर पर अपलोड भी कर सकते हैं। ये वीडियो हम स्क्रीन पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। उमेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। उमेश जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप, कहां से बोल रहे हैं? यस मैम, नमस्कार मैडम। मेरा नाम उमेश है और मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम। हरियाणा से बोल रहे हैं, क्या करते हैं सर आप? मैम मैं जॉब करता हूँ MNC ग्रुप में मैम। बहुत बढ़िया। बताएं, आपने अपने निवेश के लक्ष्य में आपको चाहिए 10 साल के बाद 45 लाख रुपए, 15 साल में आपको चाहिए 70 लाख रुपए। क्या बच्चों की पढ़ाई और खुद के रिटायरमेंट का लक्ष्य बांधा है? मैम एक्चुअली क्या है, मेरी एक गुड़िया है, ठीक है। अच्छा। उसकी उम्र 3 साल है। तो अभी प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना है, उसमें मैं 2 साल से 6,000 रुपये हर महीने डाल रहा हूँ, ठीक। और अभी मैंने जैसे आपके जरिए मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस मिला सर मैम, तो उसके बाद मैं धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है मैंने। तो जैसे कि मैंने टेलीविजन में देखा आपके माध्यम से कि हमें एक टारगेट बना के काम प्लानिंग करनी चाहिए, तो उस प्लानिंग के थ्रू मैंने धीरे धीरे जैसे टाटा डिजिटल या ICICI प्रूडेंशियल है, निप्पो इंडिया निफ्टी इंडेक्स में मैंने कुछ पैसे लगाए और मैं 15,000 तक मेरा प्लान है कि 15,000 हर महीने इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ मैंने। तो किस तरह से इन्वेस्ट करूँ ताकि यानी कि 15 साल बाद यानी मेरी गुड़िया की मतलब कि जो भी यानी एक्सपेंसेस होंगे पढ़ाई के लिए, और बस मेरा तो मेजर तो यही उद्देश्य है कि किस तरह से यानी कि पढ़ाई के लिए प्रॉपर्ली इन्वेस्ट किया जा सके ताकि उतने रुपये अचीव किया जा सके। बहुत बढ़िया। गुड़िया का नाम क्या है? मैम एकता नाम है। एकता को विदेश भेजेंगे पढ़ाई के लिए? हेलो उमेश जी, विदेश भेजेंगे एकता को पढ़ाई के लिए? मैम अगर मौका मिला, अगर मेरे पास पैसा, अगर वो अच्छे से पढ़ पाए तो मैं विदेश भी भेजूंगा मैम। अगर उसकी जरूरत हुई और मेरे पास कैपेसिटी हुई तो मैं जरूर भेजना चाहूँगा मैम। बिल्कुल, आपको तो हम तैयार कर सकते हैं, बाकी तो वो जैसा चाहे वैसा ही होगा। आदित्य, इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो बनाया है, मुझे लगता है कि आप इनको काफ़ी सारे बदलाव यहाँ सुझाएंगे। बताएं शुरुआत कहाँ से करें?
हम सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा इन्वेस्टर को कि वो यंग एज पे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एज पे ही आप बदलाव करके 10, 15, 20 साल के आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जो 15,000 रुपए की वो SIP कर रहे हैं, उससे 10 साल के अंदर जो उनका 40 लाख का गोल है और 15 साल के अंदर 75 लाख का गोल है, वो आसानी से अचीव हो सकता है। पर उन्हें डिसिप्लिन रहना होगा। इस पूरे दौरान हमेशा इन्वेस्टेड रहना होगा। कभी मार्केट ऊपर नीचे जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो म्यूचुअल फंड की चॉइसेस की है, कमेंडेबल है कि उन्होंने हमारे चैनल पे आके देख के म्यूचुअल फंड्स की स्टडी की है और इन्वेस्ट किया है। पर उनके म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत सबपार है। उन्होंने कुछ सेक्टोरल फंड्स चूज किए हैं जहाँ पे टाइमिंग ऑफ एंट्री एंड टाइमिंग ऑफ एग्जिट बहुत जरूरी होता है। एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जो कि एक जॉब कर रहे होते हैं, उनके लिए इन फंड्स को टाइम करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी सलाह उनको ये रहेगी कि आप प्लीज सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट ना कीजिए। सेक्टोरल फंड्स की जगह आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाइए, जैसे कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है, या फिर DSP क्वांट फंड है, या फिर आप UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी फंड ले सकते हैं। और थोड़ा सा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोतीलाल नैस्डैक 100 का जो ETF है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इन चार फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि में आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए, उसको कभी भी बंद मत कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। पर सेक्टोरल फंड से बाहर निकलिए, बिल्कुल भी वहां पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और इन 4 या 5 फंड्स में इक्वली अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्लिट करेंगे और डिसिप्लिन वे में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका गोल इजीली अचीवेबल हो जाए। उमेश जी, मुझे बताएं, जिन फंड्स में आपने अभी तक पैसे डालने शुरू किए हैं उनमें आप कब से डाल रहे हैं? मैम ये फंड, म्यूचुअल फंड तो मैम पिछले 1 महीने से शुरू किया मैम मैंने। ज्यादा टाइम नहीं हो, लेकिन मैं जैसे रोज ना आपसे जुड़ा हूँ। जैसे डालना शुरू किया, मैंने 3 फंड लिए। अभी मैं जैसे ही मैं देख रहा था, कल ही मैंने न्यूज देखा है, स्मॉल कैप में डालने के लिए बोला गया है लोगों को, स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में डालना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने जो शुरुआती इन्वेस्टर्स हैं, तो उसी हिसाब से मैं, इसलिए मैं आप लोगों को जुड़ा कि मैं किस फंड में डालूं। अच्छा कि आपने हमें सवाल भेजा है, और ये भी अच्छी बात है कि देखिए आप तरह तरह की खबरों पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन हर तरह के निवेशक होते हैं उमेश जी। अगर खबर में ये है कि आपको मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश कर लेना चाहिए, तो क्या आपको वाकई उसमें निवेश करना चाहिए? ये आपकी जोखिम की क्षमता पर निर्भर करता है। और इसीलिए आदित्य ने आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बना के दिया है जो कि एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच है। और क्योंकि आपका, हालांकि आपका समय लंबा है, आपका जोखिम अगर हम निवेश की अवधि के लिहाज से देखें तो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपने लंबी अवधि का यहाँ पे निवेश रखा है। आदित्य, लेकिन मुझे एक सवाल ये पूछना है, अभी तो 1 ही महीना हुआ है ये निवेश की शुरुआत किए हुए, तो अब तो पैसे निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं ना इनको? मैम क्या हुआ है कि पिछले टेक्नोलॉजी फंड और कमोडिटी फंड में पिछले 6 महीने या अब 1 या 2 महीने भी कहे तो बहुत तेजी आई है इन दोनों सेक्टर्स के अंदर और इन दोनों फंड्स के अंदर। तो रिटेल निवेशक जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब डाउन साइकिल आता है तब उन्हें रियलाइज नहीं होता है और उनका जो लंबी अवधि का जो सारा कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो निकल जाता है। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल जब हम UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाते हैं तो हम एक मिड कैप फंड खरीद रहे हैं जहाँ पे एक डाइवर्सिफाइड मिड कैप पोर्टफोलियो मिलता है 50 स्टॉक का, और ये फंड बहुत ही अच्छा कर रहा है पिछले 3-4 साल से और करते ही रहेगा आगे। तो जो पोर्टफोलियो मैंने बताया है उसमें लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, एक फ्लेक्सी कैप फंड भी है और US स्टॉक भी हमें मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पोर्टफोलियो का 10 साल के अंदर रिस्क जो है लंबी अवधि की वजह से कम हो जाता है और कंपाउंडिंग इफेक्ट ज्यादा अच्छे से मिल पाता है। और मेरी सलाह यही रहेगी कि टेक्नोलॉजी फंड और कमोडिटी फंड में 1 महीना हुआ है तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए और इन सब डाइवर्सिफाइड फंड्स में आप आ जाइए। राइट, और साथ ही सुकन्या समृद्धि में तो आप अपना निवेश जो है वो जारी रख ही सकते हैं। फंड के नाम आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं उमेश जी, अगर आप अभी नहीं देख पाए तो चैनल के YouTube पर जाकर भी ये शो देख सकते हैं और फंड के नाम वहाँ पर से नोट डाउन कर सकते हैं। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं हमारे गेस्ट को? थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए। साहिल त्यागी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। साहिल नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। जी मैं 28 इयर्स का हूँ और मैंने अभी इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करी है 5 मंथ्स पहले, ठीक है। और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं मतलब चाहता हूँ कि इक्विटी में
इन्वेस्ट करना, और मेरा मतलब एम और टारगेट जो है वो इन 20 ईयर्स 2.5 करोड़ है। और मैं मतलब रेडी हूँ बीच में मतलब सिस्टमेटिकली उनको अपनी SIPs को इंक्रीज करने के लिए। तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि गाइडेंस मिले मेरे को। बिल्कुल। हाँ जी। आपने जो अभी फंड्स शामिल किए हैं, इनमें आप कब से निवेश कर रहे हैं? इनमें मैं सिर्फ मेरा एसेट में और अपना एक्सेस फोकस 25 में अराउंड 5 मंथ से कर रहा हूँ, और बाकी तीनों फंड जो मैंने लिखे हैं वो मैं अप्रैल से स्टार्ट करूंगा। चलिए ठीक है। साहिल, मुझे बताएं जिंदगी में और क्या कुछ करना है अभी? अभी तो मैं अनमैरिड हूँ, तो अभी मैरिज भी होगी अब्रॉड की। मेरा जो टारगेट है वो थोड़ा सा उसके लिए भी है, अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए भी, और मे बी क्योंकि इन्फ्लेशन को देखते हुए जो 2.5 करोड़ का मैं टारगेट रख रहा हूँ वो इन दी एंड जाके 1.5 के बराबर ही रह जाएगा, जहाँ तक मतलब मेरी कैलकुलेशन बोलती है कि 20 ईयर्स बाद उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी कि 1 करोड़ ही रह जाएगी, 2.5 करोड़ की वैल्यू आज के टाइम में। तो उस हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट सोच रहा हूँ। चलिए, आप महंगाई के उतार चढ़ाव को समझते हैं, किस तरह से महंगाई आपके रिटर्न को खा जाती है इसको भी समझते हैं। बहुत कम निवेशक होते हैं जो इतनी बारीकी से प्लानिंग करते हैं। लेकिन मुझे बताएं, अमूमन आपकी उम्र के जब दर्शक हमें सवाल भेजते हैं तो उनके बहुत सारे ख्वाब होते हैं, घर खरीदना होता है, गाड़ी खरीदनी होती है। क्या आपके भी ऐसे कोई ख्वाब है? मैंने रिसेंटली अपना एक होम लोन स्टार्ट लिया है और मैंने घर लिया है अपना, तो मेरा 20 ईयर्स का टेन्योर है, तो उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी मैं मतलब पूरा खत्म करूं अपना लोन को, और ताकि फिर मैं अपने मतलब 20 ईयर्स बाद मैं अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर अपने फ्यूचर मतलब किड्स के लिए सबके लिए मतलब सोच सकूं, एक तरीके से वापस इकट्ठा हो सके। ये मेरा टारगेट है। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से अमित जी, आप भी मेरे ख्याल से इस पर सहमत होंगे कि साहिल ने अपनी लाइफ की जो प्लानिंग है, एटलीस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, काफ़ी सधी हुई की हुई है। उनको पता है कि किस फेज़ में उनको कहाँ कितने पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और उसी से उन्होंने पता लगा लिया है कि कितना निवेश करना चाहिए। अब इनके लिए एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन कीजिए आप। जी, आई एग्री, आई कम्प्लीटली एग्री साहिल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पर्सनल फाइनेंस में आपका विजन काफ़ी क्लियर है कि आप अपने पैसे से क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, और ये फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आप जितना क्लैरिटी अपने गोल्स का रखेंगे और जितना क्लैरिटी उस गोल की इन्वेस्टमेंट मैपिंग से रखेंगे, उतना आप गोल को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो आपने अपना लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स बताया, आपने अपना थोड़ा सा साइनॉप्सिस भी दिया कि आप गोल्स में क्या क्या गोल्स अचीव करना चाहते हैं। आपको मैं 2-3 स्ट्रिक्ट एडवाइस दूंगा। पहला, आप डिसिप्लिन लगते हैं, इस डिसिप्लिन को बरकरार रखें। दूसरा, आप मार्केट में न्यू इन्वेस्टर हैं। थैंकफुली आपने पिछले 5 महीने में काफी वॉलेटिलिटी देखी, लेकिन वो उस तरह की वॉलेटिलिटी नहीं है जब मार्केट बेयर साइकिल से जाता है। ये तो एक छोटा वॉलेटिलिटी का एक ट्रेलर था, मूवी अभी आनी बाकी है, पर वो कब आएगी किसी को नहीं पता। तो मार्केट में आप हमेशा इन्वेस्टेड रहें। मार्केट में वॉलेटिलिटी में ही पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी होता है, तो उस समय पैनिक ना करें। लेकिन हाँ, वो वक्त आएगा जब मार्केट कंटिन्यूअस बेयर फेज में चल रहा होगा 2 साल, तब आप अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करोगे कि अरे मैंने ठीक किया कि नहीं। तो उस समय अपनी विल पावर को और अपने नर्व्स को होल्ड करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बरकरार रखें। थर्ड, अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को जितना कम कर सकते हैं कम कीजिए, पर डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कीजिए, और किसी प्रोफेशनल को एंगेज करने से बिल्कुल ना हेजिटेट कीजिए। मौका लगे तो प्रोफेशनली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, क्योंकि हम सबके, मेरे भी बायसेस होते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे पर्सनल बायसेस हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, अपना रिस्क प्रोफाइल को अच्छे से समझें, और अपने गोल्स की क्लैरिटी रखते हुए इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसमें मैं थोड़ा सा सजेशन करूंगा, बाकी डिसीजन आपका है। आपको इतने सारे स्कीम्स लेने की जरूरत नहीं है। आप यूटीआई में 2500 इन्वेस्ट कीजिए, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान। आप मिराई एसेट में 5000 कीजिए, दूसरे टैक्स सेवर में जाने की जरूरत नहीं है। मिराई एसेट का टैक्स सेवर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और एक्सेस फोकस्ड, जहां पे आप ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वहां पे भी आप 2500 इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको एक लार्ज कैप इंडेक्स, एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक टैक्स सेवर फंड मिल जाएगा, जो अभी के लिए बहुत है। जो आपका गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कम से कम
24,000 रुपए की मंथली SIP करनी है और आप अभी 10,000 कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। आपका अपॉर्चुनिटी आएगी जब आप इन्वेस्टेबल कैपेसिटी से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, और तब आप इस इक्वेशन को रिविजिट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को रीडिजाइन करके अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कीजिएगा। ऑलराइट, साहिल, क्या आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? अमित को कोई सवाल पूछना चाहते हैं? थैंक्स अ लॉट अमित। बस मेरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे मैंने मतलब आपके चैनल पे ही बार बार सुना है और देखा है कि हमें अपने डाइवर्सिफाई करना चाहिए पोर्टफोलियो को, और हमें US स्टॉक्स या फिर मतलब इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने DSP चूज करा था। और दूसरी चीज ये कि मैं मतलब अपना इन्वेस्टमेंट किस रेंज से और किस परसेंटेज से बढ़ाऊं अपना, अगर मैं इन तीनों जो आपके सजेस्टेड स्टॉक्स हैं उनमें ही इन्वेस्ट करता हूं, और तो कितने परसेंट से मैं ईयरली या फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली कैसे अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करूं अपने कॉर्पस तक पहुंचने के लिए? आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूं। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो की आपको फिलहाल जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी आप इंडियन पोर्टफोलियो में ही रहें। जब तक आपका कोर पोर्टफोलियो इंडियन मार्केट्स बेस्ड नहीं हो जाता तब तक आप इंडियन पोर्टफोलियो में रहें। आपकी रिक्वायरमेंट 24,000 के, लेकिन फिलहाल आप 10,000 कर पा रहे हैं, तो ठीक है, आप 10,000 को इंडियन मार्केट में रखें। इंडियन मार्केट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कि किस प्रोपोर्शन में बढ़ाएं। देखो साहिल, टैक्स सेवर की जरूरत नहीं है। अगर आप टैक्स सेविंग PPF और EPF से कर लेते हैं तो आप टैक्स सेवर में पैसा नहीं लगाएं, क्योंकि वहां लॉक इन आ जाता है 3 साल का। लेकिन आप इक्विटी एलोकेशन और टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर रहे हैं तो उसको ना बढ़ाएं। कोशिश करें कि टैक्स सेवर को हटा के आप EPF PPF से कंट्रीब्यूशन करें और ये वाला पैसा दूसरे इक्विटी स्कीम्स में लगाएं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 40 to 50% लार्ज कैप इंडेक्स और लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में रहें, 25% आप लार्ज एंड मिड कैप में रखें, एंड बाकी का 25% फ्लेक्सी कैप में रखें। ये कोर पोर्टफोलियो बना लीजिए। इसके बाद आप कभी स्मॉल कैप, थीमेटिक, सेक्टोरल, इंटरनेशनल, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, पर वो बिजनेस साइकिल्स को समझना बहुत जरूरी है। पर उसमें अभी वक्त है। जब आपकी इन्वेस्टेबल कैपेसिटी 20,000 या उससे ऊपर हो जाए तब आप सेक्टोरल, थीमेटिक और इंटरनेशनल फंड्स को ऐड कीजिएगा। तब तक आप लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप से ही अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करें। आपको काफी अच्छा प्रोग्रेशन मिलेगा इस पोर्टफोलियो में। चलिए, तो मुझे लगता है अमित ने काफ़ी इत्मीनान से साहिल को सलाह दे दी है। साहिल, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आई हो और ये बदलाव आप अपने पोर्टफोलियो में लागू करें। लेकिन हमें तो शो को आगे बढ़ाना है और झटपट बहुत दर्शक हैं जिनके सवाल भी लेने हैं, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। आदित्य, बताएं निवेश का गुरु मंत्र क्या है आपका? हमारा बहुत सिंपल है। एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स। पहले आप बचत कीजिए और उसी के बाद आप अपना खर्चा कीजिए। अपने डिस्क्रिशनरी खर्चे को कट कीजिए और बचत कीजिए। यही आज का गुरु मंत्र है। चलिए, ये तो जिंदगी भर आपके काम आएगा। अमित जी, बहुत सिंपल। इन्वेस्टमेंट का हमेशा एक गोल होना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट को गोल से अटैच कीजिए और फिर उस प्लान को फॉलो कीजिए। देखिए, आप गाड़ी में बैठते हैं तो सिर्फ किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए बैठते हैं, सिर्फ ड्राइव करने के लिए नहीं बैठते हैं। इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट का भी एक डेस्टिनेशन बनाएं, और आप डेस्टिनेशन का होराइजन जब आइडेंटिफाई कर लेंगे और आपका रिस्क एपेटाइट होगा, तभी आप एक बहुत अच्छा रिटर्न बेस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सो अटैच अ गोल टू योर इन्वेस्टमेंट। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले दर्शक हमारे साथ अब फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं और सवालों का एक रैपिड फायर करते हैं, जहां पे हमारे दोनों ही मेहमान फटाफट आपको सलाह देंगे। पंकज चौहान जी हमारे साथ है, जिनका मुख्य गोल उनका रिटायरमेंट का है। नमस्कार सर, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है और आपने काफ़ी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। कोई बदलाव है मौजूदा निवेश में, या ये SIP जो आपने शुरू की है और एकमुश्त निवेश किया है, ये फिगर्स वही हैं? नहीं मैडम, कोई बदलाव नहीं है। ये अमाउंट लमसम जो मैंने किया था वो मेरे फादर से मेरे को गिफ्ट मिला था। तो अभी मैंने आपका शो देखा था, तो तभी से मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए चला। पहले मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। कि आपके चैनल ने ही बताया कि म्यूचुअल फंड लंबे टाइम के लिए ज़्यादा बेस्ट हैं। तो मैडम, आप सजेस्ट करेंगे कि ये पोर्टफोलियो मेरा ठीक है या कुछ चेंज करने की जरूरत है? लक्ष्य आपका रिटायरमेंट का ही है ना, जो आपने 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं? जी मैम जी।
चलिए आदित्य, हालांकि ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में अभी निवेश नहीं किया है, लेकिन अगर हम एक पोर्टफोलियो के तौर पर प्लानिंग करते हैं, अलग अलग एसेट क्लासेस को जब शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के लिए भी जगह होती है। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने इक्विटी का चुनाव किया है, उसमें भी म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश की रणनीति बनाई है, तो रिटर्न के मामले में तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ही कमाई करने के मौके मिलेंगे। आदित्य बताएं, इनका पोर्टफोलियो आप कैसे ठीक करेंगे? मैम सबसे पहले तो जैसे इन्वेस्टर ने कहा कि उन्होंने पहले रियल एस्टेट में सोचा था, अब म्यूचुअल फंड्स में किया है, मेरी सलाह ये रहेगी कि प्लीज एसेट एलोकेशन कीजिए और किसी भी एसेट में सारे पैसे मत डालिए, पूरा डाइवर्सिफाई कीजिए सारे एसेट क्लासेस में और एसेट एलोकेशन क्रिएट कीजिए। अब इन्होंने जो गोल बताया है कि इनको 2 करोड़ चाहिए, तो जिस तरीके से इनके अभी इन्वेस्टमेंट्स है और मैं अज्यूम करूं कि ये 10 से 12% का रिटर्न कमाएंगे अगले 10 से 15 साल के लिए, तो ये जो 2 करोड़ का जो गोल कह रहे हैं वो आसानी से नियरली अबाउट अचीव हो जाएगा, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको। थोड़ा सा ये बात है कि इनके पास फ्लेक्सी कैप साइड ऑफ द म्यूचुअल फंड्स में 2 या 3 फंड है, वो उनको कम करने की जरूरत है और उसको कंसोलिडेट करके पीपीएफएस के फ्लेक्सी कैप फंड में ये जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो हमारे निवेशक है वो यंग है, तो अगर वो यंग है तो वो थोड़ा स्मॉल कैप साइड ऑफ द मार्केट में भी थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। अभी उनकी एसआईपी जो है वो थोड़ी कम जा रही है, वहां पे वो अगर एसआईपी को इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कभी भी कहीं से भी ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है कि रियल एस्टेट में रिटर्न कम है या म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न ज्यादा है। अगर आप इन सब चीजों से डिस्कनेक्ट होके पूरा एसेट एलोकेशन क्रिएट करेंगे जहां पे रियल एस्टेट हो, डेट हो, गोल्ड हो, तो ऐसा होगा कि कभी भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन रहिए। अच्छी बात है कि आपके पास लॉन्ग टाइम होराइजन है और आपके गोल्स अचीवेबल हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट कीजिए और आपके गोल्स आसानी से अचीव हो जाएंगे। ऑलराइट, पंकज जल्दी से कोई सवाल पूछना है आदित्य से? नहीं मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगले दर्शक मनोज तिवारी साहब फोन लाइन पर हैं, जिनका सवाल जाएगा अमित को। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनकी शादी के लिए प्लानिंग करनी है और फिलहाल आपके लक्ष्य के मुताबिक आपने पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है, कब से निवेश कर रहे हैं इसमें सर? नमस्कार मैडम, मैं लगभग पिछले 2 साल से निवेश कर रहा हूँ। अभी मैंने निवेश की धनराशि कुछ बढ़ाई है और अब अगले 1 अप्रैल से मैं और बढ़ाने की सोच रहा हूँ। चलिए, ये तो अच्छी खबर आपने हमको सुनाई। अमित, समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, लेकिन कैसे इनके पोर्टफोलियो को आप डिजाइन करेंगे? देखिए, मनोज को मैं सबसे पहले एक वार्निंग देना चाहूंगा कि मनोज ने पोस्ट कोविड इन्वेस्टमेंट की है, तो जो मार्केट में अप्रिसिएशन मिडल ऑफ 2020 से मिला है वो अप्रिसिएशन मार्केट की हिस्ट्री में कभी नहीं रहा है। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा टोन डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये जो रैली थी ये बहुत ही अनयूजुअल रैली थी। डोंट एक्सपेक्ट ये इस तरह के ग्रोथ आपको मिलेंगे और आपको 1-2 करेक्टिव साइकिल्स भी मिलेंगी, तो आप अपना इन्वेस्टिंग टेम्परामेंट जरूर बना के रखेंगे और मार्केट वॉलेटिलिटी को एम्ब्रेस करेंगे। आपको जो आपने गोल्स शेयर किए हैं उसके लिए आपको तकरीबन 20,000 रुपए की SIP करनी है। 10,000 पर मंथ फॉर 2 crores, द अमाउंट बिकम्स 20K। 20,000 पर मंथ। तो मैं आपको यही बोलूंगा, मार्केट साइकिल्स को राइड करें, करेक्टिव फेज में पैसे को पुल आउट ना करें, पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें और फंड्स लिस्ट को आप छोटा करें। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि UTI फ्लेक्सी कैप में 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करें, एक्सिस ब्लू चिप में 5,000 पर मंथ, L&T मिड कैप में 4,000, SBI स्मॉल कैप में 4,000 और SBI कॉर्पोरेट बॉन्ड जो कि फिक्स्ड इनकम एलोकेशन है उसमें 6,000। तो ये पूरा एडअप होके 24,000 हो जाता है। चलिए, तो ये सुधार और ये फंड्स आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं मनोज जी। इसी के साथ अमित आपका और आदित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की है, तमाम बारीकियां उनको समझाइए और आज के शो में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।